ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो आज प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आरआरएनए और टीआरएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। तो एक बार मैं फटाफट इसको रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखो, आरआरएनए जो है वो एक स्ट्रक्चर आरएनए होता है जो बेसिकली राइबोसोम बनाने में पार्टिसिपेट करता है। और इसमें हमने पढ़ा था कि जो 70S राइबोसोम होगा उसके अंदर दो सब यूनिट होती है, 40S और 50S, और एक होता है 30S। 50 और 30 कितना होता है? 70 होता है। और इन दोनों राइबोसोम की सब यूनिट को होल्ड कौन करेगा? तो इसके होल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम आयन। और इसमें 50S जो होती है वो बना होता है 23S और 5S आरआरएनए का, प्लस इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। एंड जो स्मॉल सब यूनिट होती है ये बना होता है 16S आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। और उसी तरह अगर हम लोग देखें तो एक हमारे पास था 80S राइबोसोम जिसमें एक लार्ज सब यूनिट होती है जिसको बोलते हैं 60S, स्मॉल सब यूनिट होती है जिसको बोलते हैं 40S। 60S और 40S मिलके 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 नहीं होता है, कितना होता है? 80। और यहाँ पे 80 के अंदर 888 आएगा, तो ये 5.8 हो गया, 28S हो गया, 5S हो गया, और इधर हो जाएगा कौन सा? 18S, प्लस साथ में क्या होगा? प्रोटीन, प्लस साथ में क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए होंगे और यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ आरआरएनए होते हैं। और जिसमें हमने पढ़ा था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट आरआरएनए है इसको बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज 3। बाकी इसके अलावा 28S, 5.8S और 18S इनको बनाता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज 1, जो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में बताया था। और इसके अलावा हमने देखा था कि इसमें 70S के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट आरआरएनए होगा दैट इज 23S, और 80S के अंदर जो लार्जेस्ट आरआरएनए होगा दैट इज 28S एक्ट एज अ राइबोजाइम। मतलब ये टेक्निकली एक पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। तो बताओ उसको रिवाइज करने में आपको कितना मिनट लगा? तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम शुरू करते हैं टीआरएनए के बारे में। तो टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो दिया था किसने? 2D मॉडल दिया था हॉले ने, और 3D मॉडल दिया था किंग और क्लोब ने। तो क्लोवर लीफ मॉडल हम लोगों ने पहले बनाया था। तो इसके अंदर 5 प्राइम होगा, 5 प्राइम पे ऑलवेज हमेशा यहाँ पे G प्रेजेंट होगा। और फिर हमने यहाँ पे देखा था ये हो जाएगा क्या? 3 प्राइम। तो ये होता है इसका लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3 एंड लूप नंबर 4। और यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसके अंदर क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन लूप्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि यहाँ पे एब्नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है या जिनका कोई पूरक नहीं होता है। तो यहाँ पे लूप नंबर 1 के अंदर होता है DHU लूप जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी यूरोडिन। और इसका काम होता है यहाँ पे अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज करना, टीआरएनए को सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज करना। फिर सेकेंड लूप था जहां पे बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं एंटीकोडोन्स। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा एंटीकोडोन लूप, बिकॉज ये एमआरएनए के अंदर जो कोडोन्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है। थर्ड वाला ऐसे ही होता है एक्स्ट्रा, तो इसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा लूप। लूप नंबर 4, इसके अंदर आपको एक सीक्वेंस हमेशा मिलेगी, कौन सी? T-साइसी। और ये जो थाइमीन है, इस थाइमीन के अंदर, इस थाइमिडीन के अंदर जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज नहीं होता है, राइबोज शुगर होता है। और साई मतलब होता है सुडोयूरेसिल, सी मतलब होता है साइटिडीन। तो इस लूप को भी हम क्या बोलते हैं? T-साइसी लूप। और इसका काम होता है इसको टीआरएनए को राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट के साथ में बाइंड करना। ठीक है, उसके बाद में जो 3 प्राइम होता है, इस 3 प्राइम पे हमेशा आपको एक सीक्वेंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं CCA सीक्वेंस, और ये फिक्स होता है। एंड हमने डीएनए का जब स्ट्रक्चर बनाया था तब हमने पढ़ा था कि 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है, 3 प्राइम पे OH होता है। तो यहाँ पे भी आरएनए के 3 प्राइम पे होता है OH, और इसी OH ग्रुप के साथ में यहाँ पे बाइंड होता है कौन? अमाइनो एसिड। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको बोलते हैं क्या? एक्सेप्टर आर्म। तो ये हमारा 2D मॉडल जो हॉले ने दिया था, क्लोवर लीफ मॉडल कंप्लीट हो गया।
और उसके बाद हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पे एल शेप डायग्राम, वो भी कैसा, इन्वर्टेड एल शेप डायग्राम। तो ये 5 प्राइम हो जाता है, ये 3 प्राइम हो जाता है, और यहाँ पे सीक्वेंस आपको मिलेगा CCA सीक्वेंस। ये वाला होता है एंटी कोडोन लूप, और यहाँ पे आपको मिलेगी एक एक्स्ट्रा लूप। ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे होता है टी साइन सी लूप, और इस तरफ होता है इसके अंदर DHU लूप। तो ये होता है इसका 3D मॉडल। तो एक्चुअली सेल के अंदर आपको कौन सा मिलेगा, 3D मॉडल मिलता है, जो दिया था साइंटिस्ट किम ने। क्लियर हो गया, पक्का? तो बताओ मुझे प्रीवियस क्लास को रिवाइज करने में कितना टाइम लगा? हाँ बेटा, मुझे थोड़ा ज्यादा याद है तो इस वजह से मुझे टाइम कम लगा, बट आपको 3 या 4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। बट ये सारे रिवाइज करने के बाद सोचो आपको कॉन्फिडेंस कितना आएगा कि चलो थैंक गॉड पिछली क्लास मुझे पूरी याद है, तो अब मैं शांति से आगे की क्लास पढ़ पाऊंगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जेनेटिक कोडोन्स के बारे में, और नीट एग्जाम का अगेन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक कोड। तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक कौन सा, जेनेटिक कोडोन्स। तो अब ये कोडोन्स होते क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, फिर भी एक बार रफ में वापस बना लेते हैं। तो ये आरएनए के ऊपर 3 नाइट्रोजनस बेसिस का जो ग्रुप होता है, इन ग्रुप को बोला जाता है कोडोन्स। तो ये क्या है, कोडोन, ये कोडोन, ये कोडोन, कोडोन कोडोन कोडोन। और बेसिकली कोडोन जो होते हैं वो कोड करते हैं अमाइनो एसिड को। तो ये 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलके कोड करते हैं एक सिंगल अमाइनो एसिड को। कितने अमाइनो एसिड को, 1 अमाइनो एसिड को। तो अगर यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 कोडोन बनाए हैं, तो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड कितने आएंगे, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड आएंगे कौन से, 6। समझ आ गया? तो इसका मतलब ये होता है कि जेनेटिक कोडोन क्या होता है, दिस इज 3 सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस ऑन mRNA। तो mRNA के ऊपर 3 नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि 3 नाइट्रोजन बेस मिलके एक कोडोन बनाता है? तो इसका मतलब कोडोन जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। कोडोन क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। और बेसिकली ये कोड किसको करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोडोन किसको कोड करते हैं, अमाइनो एसिड को या प्रोटीन को? तो बच्चे आंसर दे देते हैं प्रोटीन को। क्या मुझे बताओ, एक सिंगल जो कोडोन है क्या पूरी प्रोटीन बना सकता है क्या? नहीं ना। तो बेटा एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि 3 नाइट्रोजन बेसिस इज इक्वल टू 1 कोडोन एंड इज इक्वल टू 1 अमाइनो एसिड? समझ आ रहा है पॉइंट? अब मैं तुमको यहां पे क्वेश्चन दे देती हूं। क्या क्वेश्चन, कि इफ इन प्रोटीन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स is 100, then number of nitrogen bases in mRNA। तो mRNA के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेसिस होंगे? कॉमन सेंस की बात है बेटा कि प्रोटीन के अंदर अगर 100 अमाइनो एसिड है तो इसके बनाने वाले mRNA के अंदर 300 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, क्योंकि 3 जने मिलके एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। समझ आ गया पॉइंट? तो यहां पे आपको डिवाइड बाय 3 करना है, बट अगर ये दिया हुआ है और ये पूछा जा रहा है तो आपको मल्टीप्लाई 3 करना है। अब प्लीज मैं इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पक्का? तो ये चीज होती है क्या, कोडोन्स के बारे में। अब कोडोन होते कैसे हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ये हमको कैसे पता चला? तो इसको बताया था, पोस्टुलेटेड बाय साइंटिस्ट गैमो। गैमो ने बताया था कि जो कोडोन्स होते हैं वो ट्रिपलेट होते होंगे,
बट प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, तो अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या, ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडोन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक कोडोन को बनाने के लिए यहाँ पे 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक कोडोन बना रहे हैं। तो एक कोडोन के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस है? 3। नाउ ऐसा क्यों? ये क्या कोई कंपलसरी है क्या? लेट्स सी। अब मुझे एक चीज बताओ कि आपके पास नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं? तो वो तो 4 ही होते हैं, AGCU। 3 नहीं बेटा, क्योंकि मैं mRNA पढ़ा रही हूं, तो mRNA के अंदर क्या होता है? U होता है। तो सोचो कि ये हमारे पास सीक्वेंस है AGCUUACG। तो अगर आपके पास यहाँ पे 4 नाइट्रोजनस बेस है और अगर एक नाइट्रोजनस बेस अगर एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, पहले मुझे बताओ, आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा ना कि अमाइनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? तो अमाइनो एसिड होते हैं यहाँ पे 20 टाइप्स की। डोंट वरी, मैं आपको क्लास 12th की बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक मैं ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अमाइनो एसिड कितने तरह के होते हैं? 20 तरह के। तो अब प्रोटीन के अंदर कौन आएगा? अमाइनो एसिड आएगा। तो वो अमाइनो एसिड लाने के लिए यहाँ पे सपोज करो कि ए कोड कर रहा है वैलिन को, जी कोड कर रहा है ग्लूटामिक एसिड को, सी कोड कर रहा है सिस्टीन को, और यू कोड कर रहा है मान लो ग्लाइसिन को। मैंने कुछ भी मान लिया। तो अब तुम सोचो कि जब यू आएगा तो यू तो अगेन क्या लेके आएगा? ग्लाइसिन। ए क्या लेके आएगा? वैलिन। सी क्या लेके आएगा? सिस्टीन। और जी क्या लेके आएगा? ग्लूटामिक एसिड। तो इसका मतलब अगर कोडोन जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस का बना हुआ है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं? प्रोटीन के अंदर ये सिर्फ 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड को ही कोड कर सकते हैं। कितने? 4 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को ही ये कोड कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है, तो ये रिजेक्टेड हो गया। अब अगर मान लो कि ये जो कोडोन है वो डबलेट होते हैं। डबलेट का मतलब 2 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक कोडोन बना रहा है और वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, देखो अब इसमें हमारे पास अगर ये डबलेट होता तो ये ज्यादा से ज्यादा कितने अमाइनो एसिड को कोड कर सकता? तो 4 की पावर कितना लिखा मैंने? 2। तो ये ज्यादा से ज्यादा 16 अमाइनो एसिड को कोड कर सकता, पर प्रोटीन के अंदर तो 20 अमाइनो एसिड होते हैं। तो इसका मतलब ये डबलेट भी नहीं होता है, डबलेट भी नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? 4 की पावर 3 करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 64। 64 के बनते हैं कोडोन्स, और 64 डिफरेंट कोडोन जो है वो एक्चुअली कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड को। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, वापस देखो इधर। पहले हमने माना था कि UCAG, तो ज्यादा से ज्यादा कितने अमाइनो एसिड आएंगे? 4 डिफरेंट ही अमाइनो एसिड आएंगे। अब मान लो कि कोडोन कैसे होते हैं? डबलेट होते हैं। तो ये मैंने लिख दिया UUU, और ये मैंने लिख दिया UCAG। फिर मैंने लिखा CCC, फिर मैंने लिख दिया UCAG। फिर क्या लिखा मैंने? फिर मैंने लिखा AAAA UCAG। फिर क्या लिखा मैंने? G लिख दिया GGGGG UCAG। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कोडोन कितने तरह के बन गए? तो कोडोन तो सिर्फ 16 ही बने ना। क्या मुझे बताओ 16 जो कोडोन है वो 20 अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अब हम बोलेंगे कि कोडोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। 3 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बनते हैं, जो एक्चुअली कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड को। बेटा कोडोन जो है वो ज्यादा चलेंगे बट कम नहीं पढ़ने चाहिए। क्या बोला मैंने? कोडोन जो है वो ज्यादा चलेंगे
ज्यादा होना बुरी बात नहीं है, बट कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अब कोडॉन यहाँ पे बनता है ऐसे, ये बन गया, ये बन गया, फिर UCAG, ये मैं आपको सारे बनाने सिखाऊंगी। ये लिख दिया, फिर मान लो कि मैंने बाद में C लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया UCAG। तो चलो इसका टेबल बनाते हैं हम लोग कि कैसे होगा ये। तो देखो इधर, ये मैं आपको रफ समझा रही हूं क्योंकि मैं बाद में इसको फेयर समझाऊंगी बिल्कुल। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया। तो यहाँ क्या लिखूं मैं, UCAG, यहाँ पे क्या लिखूं मैंने, UCAG। अब देखो कोडॉन कैसे बनाने, हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली पोजीशन जो है वो फर्स्ट वाली होगी और ये वाली पोजीशन किसकी होगी, सेकंड वाली। फिर वापस लिख दो UCAG, वो वाली हो जाएगी थर्ड पोजीशन। लेट्स सी कैसे। तो देखो यहां मैंने क्या लिखा, U, फर्स्ट U लिख दिया, फिर सेकंड वाला वापस क्या आएगा, U आएगा, फिर थर्ड क्या हो जाएगा, UCAG। तो 4 कोडॉन ये बन गए। नहीं आया समझ में, इसको देखो, यहां पे फर्स्ट वाला कौन है, A। सेकंड कौन आएगा, C। फिर लास्ट में थर्ड कौन हो जाएगा, UCAG। वापस देखो यहां क्या लिखूं, तो फर्स्ट वाला कौन है, G, फिर सेकंड वाला कौन है, G, थर्ड कौन हो जाएगा, UCAG। नहीं आया समझ में, यहां देखो फर्स्ट वाला इधर कौन आएगा, C। 4 बार लिख दिया, फिर सेकंड कौन आएगा, A। फिर थर्ड कौन हो जाएगा, UCAG। नहीं आया समझ में, इधर देखो ये क्या लिखा मैंने, G। फिर सेकंड कौन होगा, U। थर्ड कौन सा होगा, UCAG। नहीं आया समझ में, इधर देखो फर्स्ट कौन होगा, G। यहाँ पे सेकंड कौन होगा, A। और फिर लास्ट में हो जाएगा UCAG। नहीं आया समझ में, यहां देखो यह फर्स्ट क्या लिखूं मैं, C। सेकंड क्या लिखी गया, G। फिर थर्ड हो जाएगा UCAG। तो बाकी ये वाले जो पॉइंट है वो आप फिल इन द ब्लैंक बैठ के करते रहना। तो इस तरीके से हमारे पास कोडॉन कितने होते हैं, 64। और ये 64 कोडॉन जो है नाउ ये सफिशिएंट होंगे क्या, कोड करने के लिए 20 टाइप्स की अमाइनो एसिड को। तो हमने क्या बोला, ज्यादा चलेंगे बट कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से साइंटिस्ट गैमो ने यहां पे इंडिकेट किया था इस कैलकुलेशन के थ्रू कि जो कोडॉन्स आर ट्रिपलेट, कोडॉन इज ट्रिपलेट इन नेचर। तो ऐसा सिर्फ उन्होंने क्या किया था, बताया था। क्या किया था, बताया था, मतलब ये पोस्टुलेटेड, क्या हो जाएगा, पोस्टुलेटेड बाय गैमो that codon are triplet in nature but experimental proved by निरेनबर्ग एंड मथाई। लेट्स सी कैसे। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले साइंटिस्ट आएंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड बाय निरेनबर्ग और मथाई। चलो तो ये मैं पहले आपको समझाती हूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली ये है क्या। बस अभी सुनते जाओ। सबसे पहले साइंटिस्ट आएंगे यहाँ पे मिस्टर खुराना। कौन साइंटिस्ट, मिस्टर खुराना। और खुराना ने सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर फर्स्ट टाइम आरएनए को सिंथेसाइज किया था। क्या बोला मैंने कि इन लैब फर्स्ट
इन लैब फर्स्ट टाइम आरएनए को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया था किसने? मिस्टर खुराना ने। अब खुराना ने यहाँ पे आरएनए को सिंथेसाइज करके ये हैंडओवर कर दिया किसको? फिर इसके बाद में इन्होंने ये आरएनए हैंडओवर कर दिया साइंटिस्ट नंबर 3, हाँ, नीरेनबर्ग और मथाई, नीरेनबर्ग एंड साइंटिस्ट कौन से? मथाई। ये इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट, MATTHAEI, तो नीरेनबर्ग और मथाई। तो इन यहां से आरएनए बना के उन्होंने हैंडओवर किया किसको? नीरेनबर्ग और मथाई ने। और इन्होंने फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी के अंदर विदाउट राइबोसोम प्रोटीन बनाया था। ठीक है, तो इन्होंने ही फॉर्म्स या ही सिंथेसाइज फर्स्ट टाइम सेल फ्री, एंड सेल फ्री मतलब विदाउट राइबोसोम। तो फर्स्ट टाइम सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस किया था किसने? नीरेनबर्ग और मथाई ने। तो अब देखते हैं कि इन्होंने आरएनए कौन सा बनाया था। तो पहले यहाँ पे मिस्टर खुराना ने आरएनए बनाया था जिसमें सिर्फ यू थे। क्या थे? सिर्फ तुम थे, यू था। ठीक है, तो अब ये पॉली यू वाला आरएनए, क्या बोला मैंने? सिर्फ इसमें यू थे, तो ये पॉली यू वाला mRNA जो है वो बना के दे दिया उन्होंने किसको? नीरेनबर्ग और मथाई को। चलो, तो उसने क्या किया फिर? तो ये यू 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 तुम। अब इसमें ये जो पॉली यू थे ना, ये थे कितने? तो ये इसमें थे 34। कितने थे? 34। तो अब इससे जब उन्होंने प्रोटीन बनाया, क्या किया? जब प्रोटीन बना लिया तो प्रोटीन के अंदर उन्होंने देखा कि अमाइनो एसिड कितने होंगे, बोलो। तो अगर कोडॉन सिंगलेट होते तो यहां पे जो इसमें प्रोटीन बनती, इस प्रोटीन के अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी कितने आने चाहिए थे? 34, क्योंकि एक से एक अमाइनो एसिड कोड होगा, बट 34 नहीं आया था। तो इसमें आए कितने थे? 11 अमाइनो एसिड। अगर मान लो कि कोडॉन डबलेट भी अगर होते तब कितने आने चाहिए थे? 34 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 17। तो इस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड आने कितने चाहिए थे? 17। अगर यहाँ पे कोडॉन डबलेट होते, बट इस प्रोटीन के अंदर यहाँ पे जो अमाइनो एसिड थे वो कितने थे? 11। अब 11 कब पॉसिबल हो सकता है? जब 34 डिवाइड बाई 3 किया जाए। तो आंसर तो इसमें 11 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, पर बेटा पॉइंट के अंदर कोई अमाइनो एसिड नहीं होता है। पॉइंट के अंदर कोई अमाइनो एसिड नहीं होता है। तो सिंपली यहाँ पे 34 डिवाइड बाई 3 करोगे तो राउंड फिगर के अंदर आंसर आ जाता है कितना? 11। तो बाकी पीछे वाला एक जो नाइट्रोजनस बेस है उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो अमाइनो एसिड था वो था फिनाइल एलेनिन। कौन था? फिनाइल एलेनिन। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने सबसे पहले नीरेनबर्ग और मथाई ने प्रूव किया था कि कोडॉन जो होते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया था। तो ये क्रेडिट किसको जाएगा? ये क्रेडिट जाएगा नीरेनबर्ग और मथाई को। इसीलिए फिर इनको बाद में नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, बताऊंगी क्यों। तो ये क्रेडिट किसको जाता है? तो ये क्रेडिट जाएगा नीरेनबर्ग और मथाई को। समझ आ गया? पक्का? इस चीज से मैं क्या प्रूव कर सकती हूँ कि सबसे पहला जो कोडॉन डिस्कवर्ड हुआ था वो कौन सा था? यू 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 यू, है ना। तो फर्स्ट कोडॉन जो डिस्कवर्ड हुआ था दैट
वॉज यू। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी अमाइनो एसिड का सबसे पहले कोडोन डिस्कवर्ड हुआ था, तो अमाइनो एसिड पूछा जाए तो आप दोगे आंसर क्या, फिनाइल एलेनिन। तो फर्स्ट कोडोन फॉर फिनाइल एलेनिन, फर्स्ट कोडोन फॉर अमाइनो एसिड जो डिस्कवर्ड हुआ था एंड दैट वाज फिनाइल एलेनिन। समझ आ गया? तो ये तो कहानी हो गई निरेनबर्ग और मथाई की। अब उसके बाद खुराना के दिमाग में खुरापाती चीज आई थी। खुरापात आया ये कि भाई मैं आरएनए बना के इनको क्यों दूं, बाकी के कोडोन को मैं प्रूव करूंगा। तो यहां से आइडिया लेने के बाद बाकी के जो 64 कोडोन्स होते हैं, इनके सारे कोडोन्स की पूरी हिस्ट्री निकाल के रख दी उन्होंने, खुराना ने। कैसे? तो पहले तो उन्होंने ये वाला आरएनए बनाया था, फिर उसके बाद उन्होंने आरएनए बनाया था ये वाला, जिसके अंदर सारे सी थे, सी। तो यहां से कोडोन कौन सा बन गया, सी बन गया। अब कौन सा कोडोन बन जाएगा यहां से बन जाएगा सी वाला। यहां से कोडोन कौन सा बना था, यू। अब उन्होंने क्या किया, यहां पे ले लिया जी। कौन सा ले लिया, जी। तो यहां पे कोडोन भी कौन सा बनेगा, जी वाला बनेगा। ठीक है, फिर उन्होंने ले लिया यहाँ पे कौन सा, ए। तो यहां से कोडोन कौन सा बन गया, कोडोन बन गया कौन सा, ए, है ना। और फिर उसके बाद में ये सारे तो हो जाएंगे होमोपॉलीमर। ये सारे कैसे हो जाएंगे, होमोपॉलीमर हो जाएंगे, क्योंकि इन सब के अंदर एक ही सिंगल नाइट्रोजनस बेस रिपीट हो रहा है। अब उसके बाद उन्होंने बनाना शुरू किया कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजनस बेस यूज की उन्होंने, CA, इस तरीके से। फिर उन्होंने एक और बना लिया, कौन सा, UA। फिर उन्होंने और बना लिया GC। और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे एमआरएनए बना लिए बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोपॉलीमर हो गया। और इसके बाद उन्होंने फाइनली ये सारे इन आरएनए का प्रोटीन भी बनाया। और प्रोटीन बनाने के बाद ये सी से क्या बन रहा है, ए से कौन सा प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड आ रहा है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये 64 कोडोन जो है वो कितने अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, और कौन सा कोडोन कौन सी अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन ही पोस्टमार्टम ही कर दिया किसने, खुराना ने। अब बेचारे ने इतनी मेहनत की है बेटा कि सारे के सारे पूरे एमआरएनए भी बनाए उन्होंने इतने सारे, फिर उसके बाद में उन सबका प्रोटीन बनाया, और उसके बाद में माथापच्ची करके पूरी कैलकुलेशन ही सॉल्व कर दी। तो इसलिए फिर इनको नोबेल प्राइज तो बनता है। क्या बनता है, नोबेल प्राइज। तो ऑल 64 कोडोन्स को डिस्कवर बाद में किया था किसने, मिस्टर खुराना ने। ठीक है, बट सबसे पहला डिस्कवर्ड होने वाला कोडोन की क्रेडिट किसको मिलेगा, तो क्रेडिट तो निरेनबर्ग को ही मिलेगा, निरेनबर्ग और मथाई को। अब इसके बाद में एनसीईआरटी के अंदर एक और साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ है जिसका नाम है ओकवा। जिसका नाम क्या है, ओकवा। तो ऑब्वियसली ये शायद कोई चाइनीज या कोई जापानीज साइंटिस्ट होंगे, है ना। साइंटिस्ट कौन से, ओकवा। अब खुराना को लेबोरेटरी के अंदर क्या बनाना है, आरएनए। बट हमने अभी तक पढ़ा था बेटा कि आरएनए तो डीएनए से बनता है। आरएनए कहां से बनता है, डीएनए से बनता है। बट खुराना को लेबोरेटरी में विदाउट डीएनए आरएनए बनाना है। क्या बनाना है, विदाउट डीएनए आरएनए बनाना है। तो लेबोरेटरी में आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम्स था वो डिस्कवर्ड किया था किसने, ओकवा ने, जिसका एंजाइम्स का नाम था
न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो इस एंजाइम की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको गया? डिस्कवर्ड बाय ओकवा। बेसिकली ये एक आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि बनाता क्या है? आरएनए बनाता है। तो क्या बोलूं मैं इसको? आरएनए पॉलीमरेज। बट ये विदाउट डीएनए आरएनए बना लेता है। तो इसका मतलब ये वाला आरएनए जो है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस तरीके से ओकवा ने ये एंजाइम निकाल के दिया खुराना को। फिर खुराना ने विदाउट डीएनए लेबोरेटरी के अंदर बना लिया आरएनए। फिर वो आरएनए बना के हैंड ओवर किया किसको? नीरेनबर्ग और मथाई को। और इस तरीके से उन्होंने फिर कोडोन के ट्रिपलेट नेचर को प्रूव कर दिया। बट बाकी के कोडोन को डिस्कवर किया था किसने? खुराना। समझ आ गया? पक्का? तो ये सिंपल सी कहानी है। जब आप लोग मंडे से आओगे ना, तो जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होगी तो मैं इस चैप्टर को पूरा एक बार रिवाइज करवाऊंगी, अब तक हमने जो भी पढ़ा है। ठीक है। अब इसके बाद चैप्टर के अंदर ज्यादा चीजें नहीं बची बेटा। एक आपका ट्रांसलेशन बचा है, एक ओपिलोन बचा है और एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बचा है। ठीक है। तो इस तरीके से क्लास 12 का एक बड़ा चैप्टर हमने और खत्म कर लिया है। ठीक है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हाँ बेटा, ये होमोपॉलीमर लिखा हुआ है। चलो, इसके बाद कोई प्रॉब्लम? तो एक काम करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो और फटाफट से प्रैक्टिस करो कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व नहीं करवा पाऊंगी। तो आप लोग जब ऑफलाइन आएंगे तो हम लोग पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज भी करेंगे और साथ में इससे हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चन नहीं करवाए वो भी मैं आपको क्लास में ही सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है। चलो, तो इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा कोडोन जो है वो कौन सी अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो आई थिंक सो आपको क्लास 11th की अमाइनो एसिड के नाम तो नहीं पता होंगे। तो अब ये चीज मेरे लिए बड़ी टफ हो जाती है ये बताना कि कौन सा कोडोन कौन सी अमाइनो एसिड को कोड करेगा, क्योंकि इसके लिए बेटा आपको 20 अमाइनो एसिड के सबके नाम पता होने चाहिए। तो आप ये काम करो, मैं दो तरीके से पढ़ाऊंगी इस चीज को कि जिनको सारे नाम याद नहीं है तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले, और जिनको नाम याद है तो वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो मैं दोनों तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। तो देखो, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? जेनेटिक कोडोन्स। तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं? एमआरएनए पे। 3 नाइट्रोजनस बेसिस का जो पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोन्स बोलते हैं। और एक कोडोन कितने अमाइनो एसिड को कोड करता है? जस्ट 1। तो इसमें एनसीईआरटी के अंदर इस तरीके से एक बॉक्स बनाया हुआ है। तो कोडोन कितने होंगे टोटल? 64। तो देखो यहां पे मैं क्या लिखू? UCAG। यहां पे क्या लिखू मैं? UCAG। फिर यहां पे क्या लिखूंगी मैं? UCAG। तो अब एक काम करो, अगर ये सीक्वेंस आपने अगर अच्छे से याद नहीं की, UCAG, तो अगर आपने यहाँ पे अगर अमाइनो मतलब ये नाइट्रोजनस बेस अगर सही तरीके से नहीं लिखे तो ये टेबल पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, और जो भी अमाइनो एसिड आप याद करोगे वो सारे यहाँ पे चेंज हो जाएंगे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सीक्वेंस आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबके लिए कंपलसरी है, घर में बैठे हो ना। तो अब ये यूसीएजी 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 सब लोग 15 बार बोलो। जो नहीं बोलेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और जो 15 बार बोलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सीक्वेंस क्या बोलना है? यूसीएजी 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 यूसीएजी। ठीक है, बोलते जाओ बोलते जाओ, वीडियो पॉज कर देना और बोलते जाओ। फिर उसके बाद देखो, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये सीक्वेंस कैसे होगा। यहाँ पे बनेगा यू 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 यू, तो ये वाला तो कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। ये वाले कौन से हो जाएंगे? सेकंड वाले। तो सेकंड भी कौन सा आएगा? यू यू यू। थर्ड कौन सा आ जाएगा? यू सी ए जी। तो आप लोग इस तरीके से इनको बनाते रहिएगा, तो मैं ये टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूं। एक बार आप रफ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे अमाइनो एसिड कौन से आएंगे। तो देखो, नीट एग्जाम के अंदर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कौन सा कोडोन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है। सीरियसली कोई नहीं पूछेगा। और अगर पूछ भी लेता है तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से आप 3 एलिमिनेट कर देना, तो बचा कौन सा? 1। तो चलो ये कैसे सॉल्व करना है, तो इसका ट्रिक देखना। यहाँ पे आप याद रखोगे वाह जीजी। क्या याद रखोगे? वाह जीजी। जैसे आपकी एक सिस्टर है और सिस्टर को आप क्या बोलते हो? जीजी बोलते हो। और जब वो कोई अच्छा काम करती है तो उसको हम शाबाशी देते हैं ना, तो वाह जीजी। तो VAGG। तो यहाँ पे कोडोन कितने होंगे? 4 होंगे। और ये 4 के 4 कोडोन जो है वो कोड करेगा कौन? वैलिन को। जैसे मैं बता देती हूँ, तो यहाँ पे कोडोन कौन सा है? तो फर्स्ट कौन सा होगा? G होगा। यहाँ पे सेकंड कौन सा होगा? सेकंड होगा U। तो ये मैंने G लिख दिया। सेकंड कौन होगा? U। लास्ट में क्या होगा? UCAG। तो ये चारों कोडोन किसको कोड करते हैं? जब भी एमआरएनए के अंदर इन चारों में से कोई भी अगर एक आएगा तो अमाइनो एसिड कौन सा आ जाएगा? अमाइनो एसिड आ जाएगा कौन सा? वैलिन। कौन सा आ गया? वैलिन आ गया। ये याद रखना टॉपिक, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर ये फिर से रिपीट होगा। जेनेटिक्स के अंदर ये फिर से रिपीट होगा। तो ये चारों कोडोन किसको कोड करेंगे? वैलिन को। फिर A फॉर एलेनिन। A फॉर एलेनिन, तो मैं यहां पे लिख देती हूं, या आप एक काम करना एनसीईआरटी से देख लेना। V फॉर वैलिन, A फॉर एलेनिन। और ये टोटल 4 होते हैं ना, 4 में से 2 को कोड करता है कौन? ग्लूटामिक एसिड। और लास्ट में आ जाएगा ग्लाइसिन। लास्ट में कौन आ जाएगा? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। अगर मैं इस अमाइनो एसिड का डायग्राम बनाऊं क्लास 11th के अंदर, तो ये कुछ ऐसा होता है। अब अमाइनो एसिड में क्या होता है? एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक एसिड ग्रुप होता है। फिर आप क्या लिखते हो कि यहाँ पे R होता है। एंड यू नो ग्लाइसिन के अंदर R इजिकल टू क्या होता है? बस सबसे छोटा अमाइनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन। तो इस पूरी टेबल के अंदर सबसे पीछे सबसे छोटा अमाइनो एसिड। देखो, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको हम सबसे आगे रखते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, और बेचारे जो छोटे होते हैं वो सबसे पीछे रहते हैं। तो ये कौन हो जाएगा? ग्लाइसिन। ये हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, ये हो जाएगा वैलिन, और ये हो जाएगा वैलिन, और ये हो जाएगा एलिनिन। तो इसको आप लोग याद रख लेना, क्या? वाह जीजी। अब इसमें एक और याद रखोगे आप सेप्टा से। क्या याद रखोगे? SPTA। तो ये क्या हो जाएगा? सेप्टा। ठीक है, और सेप्टा मतलब क्या होता है? वॉल या फिर दीवार। तो एक्चुअली ये वाला सेप्टा जो है इस टेबल के बीच में एक वॉल बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज सेरीन, दिस इज प्रोलीन, दिस इज थ्रियोनिन। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा सेप्टा।
तो टोटल कितने होते हैं? टोटल यहाँ पे मैंने बॉक्स कितने बनाए? 16 बॉक्स बनाए ना, 1 2 3 4, फिर 4 इधर, टोटल 16 है। 16 में से आपको याद कितने हो गए? 4 5 6 7 आपको याद हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने शायद कभी पढ़ा होगा स्टॉप कोडॉन के बारे में, याद है? स्टॉप कोडॉन कौन सी? उल्लू आया आया, उल्लू आया गया और उल्लू गया आया। तो ये क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन। तो टेक्निकली स्टॉप कोडॉन कोई भी अमाइनो एसिड को कोड ही नहीं करते, तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस अपने आप ही रुक जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, कोई अमाइनो एसिड अगर आएगा ही नहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस अपने आप ही रुक जाएगा, है ना। तो इस टेबल के अंदर ये स्टॉप कोडॉन कहां पे आएंगे? देखो, पहला कोडॉन तो कौन आना चाहिए? यू। तो इस वाले फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आएगा। फिर सेकंड कौन सा आना चाहिए? ए आना चाहिए या फिर जी। तो ये रहा, मैं पूरा लिख ही देती हूँ, यू 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 यू, ए, फिर लास्ट हो जाएगा यू सी ए जी। तो उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों यहाँ पे हो जाएंगे स्टॉप कोडॉन, पक्का। और एक यहाँ पे देखना, यू 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 यू, जी 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 जी, फिर आ जाएगा यू सी ए जी। तो इसके अंदर कौन सा एक लास्ट बचा है? ये वाला, तो यू जी ए एंड यू जी ए, अगेन ये हो जाएगा स्टॉप कोडॉन। ये भी याद हो गया आपको, कोई बात नहीं बेटा, टेबल वापस देख लेना। ये समझ आ गया? पक्का। चलो अब आगे चलते हैं। तो इतना बहुत है, और जिनको ये पूरी टेबल याद करनी है तो आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में देखना, ठीक है। तो उनको जिनको पूरे 20 अमाइनो एसिड याद है तो वो उनके लिए इंतजार करना, मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी, ठीक है। बाकी अदरवाइज क्वेश्चन बेटा यहाँ से भी हो जाएंगे सॉल्व। 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से 3 एलिमिनेट यहाँ से भी हो जाते हैं, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ कोडॉन्स के बारे में। तो कोडॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोडॉन। तो ये जेनेटिक कोडॉन के क्या क्या कैरेक्टर क्या होते हैं, है ना। तो पहला हमने पढ़ा था कि जेनेटिक कोडॉन कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। तो ये ट्रिपलेट ऑलवेज होते हैं या इसका कोई एक्सेप्शन हो सकता है? तो याद रखिएगा बेटा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ट्रिपलेट कोडॉन्स आर ऑलवेज 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 ट्रिपलेट इन नेचर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हम बोलेंगे कि कोडॉन्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोडॉन्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ये हुआ कि यू 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 जो है वो कोड करता है फिनाइल एलेनिन के अंदर। तो ये फिनाइल एलेनिन में कहाँ कोड करता है? बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट में या फिर एनिमल्स के अंदर। तो आप लोग बोलोगे कि यू 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 जो है वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उस सब में यू 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 फिनाइल एलेनिन को ही कोड करेगा। सो दैट्स व्हाई कोडॉन्स आर यूनिवर्सल। तो कोड सेम अमाइनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, कोड सेम अमाइनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, दैट्स व्हाई कोडॉन्स आर यूनिवर्सल। बट यहां पे स्टेटमेंट हम ऑलवेज टर्म नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन आता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो भी सारे कोडॉन्स नहीं बेटा, थोड़ी बहुत 1 या 2 कोडॉन जो है वो इस टेबल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम प्रोटोजोअल। अब वो क्या होता है, क्यों होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है और हम पढ़ेंगे भी नहीं, थैंक गॉड। बस इतना याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया
और प्रोटोजोवंस के अंदर कोई एक आधा जो है कोडॉन किसी अदर अमाइनो एसिड को कोड करता है, जो इस टेबल को फॉलो नहीं करता है। तो क्या मुझे बताओ कि ये जो कोडॉन्स हो गए वो 100% यूनिवर्सल हुए क्या? नहीं, क्योंकि 100% तो तब होता ना कि जब इसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं होता। तो हम लोग बोलेंगे कि कोडॉन्स आर नियरली यूनिवर्सल। कोडॉन क्या होते हैं? नियरली यूनिवर्सल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब मैंने आपको जेनेटिक कोडॉन पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कुछ डायग्राम ऐसे बनाया था, जो डायग्राम ही गलत था। सोचो क्यों? कोडॉन कभी ऐसे नहीं होते। ये डायग्राम गलत इसलिए बेटा कि ये वाला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इतना लंबा है और इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है वो छोटा होता है। ऐसा कभी नहीं होता है बेटा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑलवेज सेम लेंथ का होता है। क्या होता है? सेम लेंथ का। तो ये जो कोडॉन होते हैं ना, ये टेक्निकली ऐसे होते हैं। कैसे? ये डायग्राम बनाना बिल्कुल गलत है, ठीक है? ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए बताया था ऐसा। तो ये कोडॉन कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं। बट कोडॉन को रीड कौन करता है? टीआरएनए। टीआरएनए बेटा अपने आप से ही वो तीन नाइट्रोजनस बेसिस को अपने से ही रीड कर लेगा। उसके लिए इन कोडॉन्स के बीच में कॉमा लगाने की या गैप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो कोडॉन्स होते हैं इनके बीच में कोई भी कॉमा नहीं होता है। तो ये कॉमा लेस होते हैं या फिर इनके बीच में कोडॉन्स के बीच में गैप नहीं होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बोलेंगे कि कोडॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिग्यूअस होते हैं। क्या होते हैं? कोडॉन्स आर कंटिग्यूअस। कंटिन्यूअस और एक होता है कंटिग्यूअस। अब ये क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, जैसे मान लो, और कंटिग्यूअस का मतलब भी लगातार ही होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? सोचो, एक सपोज करो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर घर बने हुए हैं। तो सारे घर कैसे बने हुए? कंटिन्यूअस बने हुए हैं। बट उस सोसाइटी के अंदर मान लो एक 5 मंजिल का घर है। कितना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये वाले जो पार्ट होते हैं ना, इनको बोला जाता है कंटिग्यूअस। क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो घर होते हैं उन घर के बीच में गली भी तो हो सकती है, तो मतलब थोड़ा बहुत गैप हो सकता है। उसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। बट कंटिग्यूअस का मतलब होता है कि जब यार इसमें 5 फ्लोर है ना, 5 फ्लोर के बीच में कभी भी गैप हो ही नहीं सकता। तो विदाउट एनी गैप इसको बोला जाएगा क्या? कंटिग्यूअस। तो कोडॉन्स कंटिन्यूअस नहीं होते, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। वो कैसा होता है? कंटिग्यूअस होता है, कॉमा लेस होते हैं। तो इसको मैं 0.4 ही बना 3 बना देती हूँ। तो ये कॉमा लेस होते हैं, गैप इनके बीच में एब्सेंट होता है। तो मतलब ये कैसे होते हैं? कंटिग्यूअस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम बात करते हैं AUG के बारे में। तो AUG हमने पढ़ा था कि इसके ड्यूल फंक्शन होते हैं। क्या फंक्शन होते हैं? कि AUG जो है वो कोड करता है मिथ्योनिन को। कौन सा अमाइनो एसिड? मिथ्योनिन को। और इसके साथ ये काम करेगा एज अ स्टार्ट कोडॉन। तो मतलब बाकी सारे कोडॉन्स के सिर्फ एक ही काम होता है, अमाइनो एसिड को कोड करना। बट AUG का जो है ना काम, वो ड्यूल फंक्शन है। वो ड्यूल फंक्शन क्या है? कि वो स्टार्ट कोडॉन की तरह भी काम करता है और AUG टेक्निकली किसको कोड करता है? मिथ्योनिन को। तो इससे ये प्रूव हुआ कि प्रोटीन के अंदर हमेशा पहला अमाइनो एसिड मिथ्योनिन ही होगा। प्रोटीन के अंदर फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑलवेज क्या होगा? मिथ्योनिन ही होता है। ये भी हो गया। पॉइंट नंबर 5। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पंक्चुएशन के बारे में।
क्या बात करते हैं? तो कोडॉन्स जो होते हैं ना उनके अंदर पंक्चुएशन मिलता है, मतलब वो बड़े पंक्चुअल होते हैं, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, बड़े पंक्चुअल होते हैं। कैसे? अगर मैं बोलूं कि यू 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 कोड करता है फिनाइल एलिनिन को, तो ये यू 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 कभी किसी और अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मतलब बड़े पंक्चुअल होते हैं, बड़े फिक्स होते हैं काइंड ऑफ। तो कोडॉन बड़े ईमानदार होते हैं। उनको जिंदगी में अगर यू यू को बोला गया कि तुझे फिनाइल एलिनिन को कोड करना है, तो ये सिर्फ फिनाइल एलिनिन को ही कोड करेगा। अगर ए यू जी को बोला गया है कि बेटा इस दुनिया में आप जाओ और धरती पे जाने के बाद आप सिर्फ मिथाइल को कोड करोगे, आप किसी को और अदर अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। दिस इज पंक्चुएशन। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 6, यहां पे आप कंफ्यूज होने वाले हो, यहां पे आप कंफ्यूज होने वाले हो। तो कोडॉन्स जो होते हैं ना उनमें मिलेगा आपको डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन के बारे में। अब ये क्या होता है? तो डीजेनरेसी को हम लोग और बोलते हैं वॉबल हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे हम? वॉबल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इस पॉइंट को बिना समझे यहां पे आ मत जाना, वरना होने वाले हो आप बहुत कंफ्यूज। तो अगर नहीं समझ आया वापस सुनो। हमेशा एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि यू 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 जो है वो फिनाइल एलिनिन के अलावा किसी अदर टाइप के अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। समझ आ गया? इस पॉइंट को 3-4 बोलो एंड बोलने के बाद आप इस पॉइंट पे आइए। बोलिया। तो अब ये कौन है? एमआरएनए हो गया। तो इस एमआरएनए के अंदर मान लो कि मैंने सीक्वेंस लिखा है यूसीए, तो यूसीए क्या हो जाएगा? ये यूसीए तो बेटा कोडॉन है। यूसीए क्या हो जाएगा? कोडॉन। तो इसको रीड करने वाला कौन होगा? तो इसको रीड करने वाला आता है टीआरएनए, और टीआरएनए के अंदर यहां पे बाइंड होता है अमाइनो एसिड। तो ये कौन सा प्राइम है इसका? 3 प्राइम। तो इस तरफ क्या होगा इसका? 5 प्राइम होगा। अब ये यहां पे रीड करेगा, तो यू के सामने कौन आना चाहिए? यू के सामने ए आना चाहिए। सी के सामने कौन आना चाहिए? जी आना चाहिए। और ए के सामने कौन आना चाहिए? आना तो चाहिए यू, बट वो यू भी हो सकता है, वो जी भी हो सकता है, वो सी भी हो सकता है, और वो ए भी हो सकता है। ये क्या हो गया? मतलब इस कोडॉन के इस तीसरे नाइट्रोजनस बेस को कोई भाव नहीं दिया गया कि बेटा तुम तो चलो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है, तुम क्या हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये वाला जो है उस बेचारे को भाव नहीं दिया जाता है। तो हमेशा स्टार्टिंग के ये जो 2 कोडॉन होते हैं ना, इनको ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बता तुम्हारा कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री लाए हम। तो ये बोलेगा यू, मेरे सामने ए आना चाहिए। ये सी बोलेगा मेरे सामने जी आना चाहिए। बेचारे तीसरे वाले को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। इसको बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, मतलब वॉबल हाइपोथेसिस बोलते हैं। मैं वापस समझाती हूँ, देखो क्या। एक मिनट, मैं इस पॉइंट को पूरा वापस समझा रही हूँ, वापस देखो। सॉरी, ये पॉइंट मैं एक बार वापस पूरा समझा रही हूँ। तो पंक्चुएशन का मतलब होता है कि कोडॉन जो होते हैं वो हमेशा सिर्फ एक तरह के ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। पर आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया है कि इस वैलिन को कोड करने के लिए यहाँ पे 4 कोडॉन थे। इस एलिनिन को कोड करने के लिए यहाँ पे 4 कोडॉन है। ग्लूटामिक एसिड को कोड करने के लिए 2 अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन को कोड करने के लिए यहाँ पे 4 कोडॉन है। इसका मतलब कोडॉन तो बड़े ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, बट अमाइनो एसिड बेवफा होते हैं। और अमाइनो एसिड की बेवफाई को ही हम बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन।
तो मतलब अमाइनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा कोडॉन से कोड कर सकता है। अमाइनो एसिड जो होता है वो एक से ज्यादा डिफरेंट कोडॉन से कोड हो सकता है। वापस बोल रही हूं कैसे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, बस तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। ऐसा कौन बोलता है? कोडॉन। बट अमाइनो एसिड भरोसे लायक नहीं होते। जैसे एग्जांपल मैंने बोला है आपको वैलिन, तो वैलिन को कौन कोड कर सकता है? तो वैलिन को कोड कर सकता है फर्स्ट कौन आएगा? GU एंड UCAG। तो इस अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए कितने कोडॉन है? 4 कोडॉन। मतलब वैलिन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन चारों में से कोई भी आएगा तब भी वो कोड करेगा किसको? वैलिन को ही। बट GU जो है अपनी जिंदगी में सिर्फ वैलिन को कोड करेगा, वो किसी और को कोड नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोडॉन बड़े ईमानदार होते हैं, बट अमाइनो एसिड में बहुत बेवफाई होती है। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा बेवफा होता है लाश, क्योंकि बेवफा है बेटा तो इसकी कोई एथिक्स नहीं है, और जब एथिक्स नहीं है तो ये एक जिंदा लाश है। हिंदी में लाश लिखते हैं ना वो। तो इसका मतलब होता है, मैं बात कर रही हूँ ल्यूसीन के बारे में, मैं बात कर रही हूँ आर्जिनिन के बारे में, और मैं बात कर रही हूँ सेरीन के बारे में। इनके कितने कोडॉन्स होते हैं? इनके कोडॉन 6 कोडॉन होते हैं। तो ल्यूसीन को कोड करने वाले कितने कोडॉन होंगे? 6 कोडॉन होते हैं। ये वाले आर्जिनिन के भी 6 कोडॉन होते हैं, और सेरीन के भी कितने होते हैं? 6 कोडॉन। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा कि हमारे पास अमाइनो एसिड तो 20 ही होते हैं, बट कोडॉन हमारे पास 64 होते हैं। कोडॉन कितने होते हैं? 64 होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि एक अमाइनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा कोडॉन रखता है। एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है ना? तो इसको क्या बोला जाएगा? डीजनरेसी। बट इस दुनिया में कुछ लोग बड़े ऑनेस्ट होते हैं, एक दूसरे के लिए, बस हम किसी और के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। तो उसमें आता है कौन? AUG। तो AUG जो है वो सिर्फ मिथ्योनिन को कोड करेगा, वो किसी और को कोड करता ही नहीं है। और इवन मिथ्योनिन भी जो है वो AUG से ही कोड होता है। मिथ्योनिन ने बोल दिया AUG आएगा तो मैं आऊंगा, नहीं तो मेरे को आना ही नहीं है। तो एक होता है मिथ्योनिन और एक होता है ट्रिप्टोफान। कौन होता है? तो मिथ्योनिन एंड एक होता है ट्रिप्टोफान। तो इनको कोड करने के लिए कितने कोडॉन होते हैं? तो इनको कोड करने के लिए जस्ट 1 कोडॉन होते हैं। एंड 1 कोडॉन का मतलब हुआ कि नॉन डीजनरेट। इनके अंदर आपको नॉन डीजनरेसी मिलेगी। ये बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बड़े लॉयल होते हैं। समझ आ गया? तो कोडॉन्स बड़े पंक्चुअल होते हैं, बट अमाइनो एसिड बड़े बेवफा होते हैं, और इसी बेवफाई को हम बोलते हैं क्या? डीजनरेसी। ठीक है, बट ये 2 लोग बड़े ईमानदार होते हैं। चलो आगे हम लोग एक और पढ़ते हैं वॉबल हाइपोथेसिस के बारे में। इसी में पॉइंट आ जाएगा, इसी में आ जाएगा वॉबल बेस। मैं नहीं समझाती हूँ आपको, नहीं समझाती हूँ, ये मैं आपको क्लास में समझाऊंगी। नहीं तो एक्चुअली सारी चीजें एक जैसी होती है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। तो अब मुझे बताओ इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम? कोडॉन्स कंप्लीट हो गए, कोडॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1 आवर भी हो गया है, क्लास ओवर हो गई है, तो कोडॉन कंप्लीट हो गए। और कल सैटरडे है, तो कल मैं आपका टॉपिक स्टार्ट करूंगी ट्रांसलेशन। कौन सा टॉपिक? ट्रांसलेशन, जो कल कंप्लीट नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, ऑफलाइन तो आना ही है। ठीक है, और बाकी जिनको एक काम करो, ये टेबल जिसको पूरा याद करना है ना, वो ऑफलाइन के टाइम आ जाए ना, तो मैं उस टाइम बताऊंगी आपको। बाकी फिलहाल इसको इतना ही याद रखना है
तो आप याद रखोगे वाजीजी और यहां से याद रखना सेप्टा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि मैंने पूरा समझा भी दिया बेटा, तो आप नीट एग्जाम के अंदर क्या इस टेबल को पूरा बना के बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? इसको पूरा बनाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन को 4 ऑप्शन में से 3 एलिमिनेट करने होते हैं, और उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, पक्का, ठीक है। चलो फिर आज हम लोग इतना ही टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम लोग इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज फिर वो रहने दो एक्स्ट्रा वीडियो, मैं ऑफलाइन में समझा दूंगी बाद में, ठीक है। तो आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा? जेनेटिक कोडोन। और इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, वोबल हाइपोथेसिस। तो वो भी मैं आपको ऑफलाइन में ही समझाऊंगी। तो मुझे याद दिला देना कि मुझे वोबल हाइपोथेसिस समझानी है, वरना पता चला मैं भूल गई, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। तो हमने कोडोन्स के बारे में पढ़ा था, जो ट्रिपलेट के बारे में सबसे पहले बताया था गैमो ने। फिर उसके बाद में ओकवा ने डिस्कवर किया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, और वो हैंड ओवर किया खुराना को। एंड खुराना ने बनाया आर्टिफिशियल आरएनए, पर सबसे पहले बनाया था पॉली यू आरएनए, जिसमें 34 को यू थे। और फिर इसको यूज करके लेबोरेटरी के अंदर फर्स्ट टाइम सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस किया था निरेनबर्ग और मथाई ने। तो इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था निरेनबर्ग और मथाई ने प्रूफ किया था। बट आगे के बाकी सारे कोडोन्स को डिस्कवर किया था मिस्टर खुराना ने, ठीक है। उसके बाद में हमने बस ये चीज पढ़ी है, और उसके बाद हमने बस ये पढ़ा है। तो इसमें तो कोई ज्यादा मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें ये पॉइंट भी लिख लेना बेटा कि उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, और उल्लू गया आया। तो ये क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन। और इनको स्टॉप कोडोन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। तो आपके पास अगर 64 कोडोन है, तो उन 64 में से 3 कोडोन तो स्टॉप कोडोन हो गए ना। तो एक्चुअल अब कितने कोडोन आपके पास बचे हैं जो 20 अमाइनो एसिड को कोड करेंगे? तो आपके पास बचे हैं कितने? 61। कितने? 61 बचे हैं, क्योंकि 3 तो किसी को कोड ही नहीं करते हैं ना। पॉइंट समझ आ गया? चलो अब फाइनली इसको बैठ के रिवाइज कर लेना अच्छे से। जहां नहीं समझ आए वीडियो वापस, ठीक है। चलो फिर टाटा बाय बाय, जय हिंद।